नमस्कार दोस्तों, RKN एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, पिछली क्लास में हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके तहत मैंने बताया था कि जो सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता का जो नगर है वे दो भागों में विभाजित था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले में क्या है कि जो नगर के जो सामान्य लोग रहते थे, जबकि जो पश्चिमी टीला है वहां पर विशेष व्यक्ति रहते थे और प्रशासनिक कार्यालय भी पश्चिमी टीले पर थे। मैंने आवासीय भवनों के बारे में बताया था कि पक्की ईंटों के आवास बनते थे। इसके अलावा आवासीय भवनों की क्या विशेषताएं थी वह भी बताई थी। मैंने ये बताया था कि जो मुख्य प्रवेश द्वार होता था सिंधु सभ्यता में वो गली की ओर होता था, पीछे की ओर होता था, जबकि एक उसका अपवाद है लोथल। लोथल में जो प्रवेश द्वार होता था वह सड़क की ओर होता था, वह मुख्य सड़क की ओर होता था या फिर जो शहर की सड़क होती थी उस ओर होता था, पीछे की ओर गलियों की ओर नहीं होता था। इस कड़ी में हम अन्नागार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता में जो अन्नागार मिले हैं वह दुर्ग क्षेत्र के बाहर एवं नदियों के तट पर मिले हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला है वह दुर्ग में मिला है, ना कि दुर्ग के बाहर। हड़प्पा के अन्नागार के बारे में पिछली क्लास में मैंने बताया था। अब दोस्तों, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो दुर्ग के अंदर है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार दुर्ग के अंदर है तथा 45.72 मीटर चौड़ा तथा 22.86 मीटर 45.72 मीटर लंबा है तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। जो अन्नागार है उसका आकार क्या है? 45.72 मीटर लंबा है तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम में 4.5 मीटर सीढ़ी है और इतनी बड़े आकार की सीढ़ी का एकमात्र साक्ष्य कहां पर है? मोहनजोदड़ो। 4.5 मीटर सीढ़ी का एकमात्र साक्ष्य, इतनी विशाल सीढ़ी का एकमात्र साक्ष्य कहां पर है? मोहनजोदड़ो। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में एक चबूतरा है। उत्तर पश्चिम में एक चबूतरा है जिसे भीलर महोदय ने लोडिंग डॉक या लदान क्षेत्र कहा है।
भाग में इसके क्या है, एक चबूतरा है जिसे लोडिंग डाक या लदान क्षेत्र कहा गया है। और यह किसने कहा है, व्हीलर महोदय ने। व्हीलर महोदय ने कहा है कि यह लदान क्षेत्र है। तो ये मोहनजोदड़ो का अन्नागार हुआ। एक बात और, यहां से एक सार्वजनिक स्नानागार भी मिला है। और जो अन्नागार है यह सार्वजनिक स्नानागार से प्राचीन है। इसके अलावा यहां पर जो अन्नागार मिला है यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। अब दोस्तों हम सार्वजनिक स्नानागार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सार्वजनिक जो स्नानागार मिला है वो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। सार्वजनिक जो स्नानागार मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। और यह दुर्ग के अंदर था। यह दुर्ग के अंदर था तथा सार्वजनिक था। इसकी स्थिति क्या थी, दुर्ग के अंदर वह सार्वजनिक था तथा इसका आकार चौवन 54.86 मीटर था। इसका जो संपूर्ण आकार था वह 54.86 मीटर तथा 33 मीटर चौड़ा था। इसकी जो लंबाई थी वह 54.86 मीटर थी तथा चौड़ाई 33 मीटर थी। यानी कि कुल आकार जो था इसका 54.86 गुणा 33 मीटर था। मार्शल महोदय ने क्या कहा इसके बारे में, यह विश्व का महान आश्चर्य था। विश्व का आश्चर्यजनक सर जॉन मार्शल महोदय ने क्या कहा है कि जो सार्वजनिक जो स्नानागार है वह क्या है, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसे कहा है, विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण। मार्शल महोदय ने स्नानागार के बारे में क्या कहा है कि यह विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण है। अब दोस्तों इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। मैंने अभी बताया था ये 54.86 गुणा 33 मीटर इसका आकार था। और
इसके अंदर एक कुंड था जहां पानी भरा जाता था और उसका आकार क्या था? 14.50 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था तथा 2.44 मीटर क्या था? गहरा था। 14.50 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था तो 2.44 मीटर गहरा था, जहां पर पानी भरा जाता था। इस जो स्नान गृह है या जो एक कुंड है, इसमें उतरने के लिए उत्तर व दक्षिण में 9 सीढ़ियां थी। उत्तर व दक्षिण में 9 सीढ़ियां थी तथा यहां पर उत्तर में, दक्षिण में तथा पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में तथा पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में तथा पूरब में प्रवेश द्वार बने हुए थे। दक्षिण में 2 बड़े प्रवेश द्वार थे। दक्षिण में 2 बड़े प्रवेश द्वार थे, पूरब व उत्तर में एक एक प्रवेश द्वार था, यानी कि 3 दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार थे। पश्चिम में प्रवेश द्वार नहीं था, उत्तर में, पूरब में तथा दक्षिण में प्रवेश द्वार थे। और यहां की जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो कहां पर थी? दक्षिण पश्चिम में। जल निकासी जो होती थी वह दक्षिण पश्चिम में यहां जल निकासी की व्यवस्था थी और ईंटों की जो नालियां थी उसके द्वारा जल को निकाला जाता था। इसके अलावा पूरब में क्या मिला है? कक्षों की श्रृंखला मिली है। पूरब में कक्षों की श्रृंखला मिली है। तथा इन कक्षों के आगे 3 बरामदे हैं। कक्षों के आगे 3 बरामदे हैं और इसके अलावा उत्तरी दिशा में 2 पंक्तियों में 8 छोटे स्नानागार मिले हैं। 8 छोटे स्नानागार मिले 2 पंक्तियों में। और ये सब जितने भी कक्ष थे ये लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी के बने हुए, काष्ठ के बने हुए। मैके महोदय ने यहां क्या कहा है? यहां पर पुजारी रहते थे, यह पुजारियों का आवास था। मैके महोदय ने क्या कहा है कि यह पुजारियों का आवास था। इसके अलावा डीडी कौशाम्बी ने इसे कमल ताल या पुष्कर कहा है। डीडी कौशाम्बी महोदय ने जो सार्वजनिक स्नानागार है उसे क्या कहा है? कमल ताल या पुष्कर कहा है। मतलब क्या है? बृहत स्नानागार की जो तुलना की है वह कमलताल व पुष्कर से की है। किन्होंने की है? डीडी कौशाम्बी ने कहा है। इसके अलावा मैंने कक्ष बताए थे, यहां पर मैके महोदय ने क्या कहा? यहां पर पुजारी रहते थे। ये आपका स्नानागार हुआ।
दोस्तों पुरोहित आवास। यहां पर पुरोहित आवास मिला है और जो बृहत स्नानागार है उसके दक्षिण पश्चिम में जो पुरोहित आवास है वह जो स्नानागार है, अभी अभी सार्वजनिक स्नानागार के बारे में अध्ययन किया था, उसके उत्तर पूर्व में हमें पुरोहित आवास मिला है। मतलब जो स्नानागार है, बृहत स्नानागार है, उसके सार्वजनिक स्नानागार है, उसके उत्तर पूर्व में हमें क्या मिला है? पुरोहित आवास। यहां पर शायद पुरोहितों के बच्चे क्या है, पढ़ते होंगे। और यह 70.1 मीटर लंबा है। यह 70.1 मीटर लंबा है तथा 33.77 मीटर चौड़ा है। और इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट पुरोहितों का महाविद्यालय कहा है। इसे पुरोहितों का महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा है, या कॉलेजिएट बिल्डिंग। कॉलेजिएट बिल्डिंग कहा गया है। और यहां पर जो पुरोहित जो थे उनके बच्चे पढ़ते थे और इसमें 3 बरामदे थे। अगला है दोस्तों सभा भवन, असेंबली हॉल। सभा भवन, असेंबली हॉल। और मैके ने अपनी पुस्तक फर्दर मैके ने अपनी पुस्तक फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो में इसे बाजार की संज्ञा दी। मैके ने फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो में इसको किसकी संज्ञा दी? बाजार की संज्ञा दी। और इसमें क्या था कि खंबे थे, मतलब स्तंभ थे। इसमें 20 स्तंभ थे और 5-5 स्तंभ की 4 पंक्तियों में पंक्तिबद्ध थे। 5-5 स्तंभ की 4 पंक्तियों में ये क्या थे? पंक्तिबद्ध थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये सभा भवन है इसमें धार्मिक आयोजन हुआ करता था। हो सकता है कि यह जो सभा भवन है वो धार्मिक सभाओं के लिए उपयोग में आता होगा।
ये था दोस्तों आपका नगर नियोजन। अब सेंदव सभ्यता में निवास करने वाली प्रजाति। करने वाली प्रजाति कौन कौन सी थी? नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। दूसरी थी भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। तीसरी थी मंगोलियन। और चौथी थी अल्पाइन। 4 जातियों के अवशेष देखे गए, 4 प्रजातियों के सिंधु सभ्यता में अवशेष देखे गए। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन। अब सिंधु जो ऑस्ट्रेलायड थी, यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम जाति थी। सिंधु क्षेत्र में जो प्रजाति आई थी सर्वप्रथम, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड थी। तथा हमें मोहनजोदड़ो से एक कांस्य मूर्ति मिली है। किसकी? नर्तकी की। और उसकी पहचान प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से की गई है। हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है और उसकी पहचान किससे की गई है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड से। और सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में कौन सी प्रजाति आई? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। भूमध्य सागरीय, यह सब इस प्रजाति की संख्या सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक थी। सर्वाधिक संख्या में कौन से लोग रहते थे सिंधु सभ्यता में? भूमध्य सागरीय लोग। इसके अलावा मंगोलियन और अल्पाइन जो प्रजाति थी, उसका एक एक कपाल हमें अवशेष के रूप में मिला है। तो 4 प्रजातियां सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन व अल्पाइन। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन तो हमारे पास, मैंने पहले बताया था कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और लिखित साक्ष्यों के अभाव में ये क्या है? सिंधु कालीन जो राजनीतिक जीवन है उसका निर्धारण करना कठिन है। फिर भी कुछ इतिहासकारों ने अपने हिसाब से राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने की कोशिश की है। तो इसके तहत पिगट महोदय क्या कह रहे हैं? स्टुअर्ट पिगट महोदय क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है तथा यहां पर अत्यंत
केंद्रीकृत अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य था। पेगट महोदय क्या कह रहे हैं? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। यहां अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य था जो निरंकुश पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित होता था। जो निरंकुश पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित होता था। द्वारा संचालित। तो पेगट महोदय ने क्या कहा है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो क्या है कि यह सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है तथा यहां पर अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य था और निरंकुश पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित होता था। अब व्हीलर महोदय क्या कह रहे हैं? व्हीलर महोदय कहते हैं कि यहां पर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था। मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। यहां पर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। कौन कह रहे हैं? व्हीलर महोदय कहते हैं, कह रहे हैं तथा धर्म के महत्व को स्वीकार किया गया। व्हीलर महोदय ने धर्म के महत्व को भी स्वीकार किया तथा यह कहा कि मोहनजोदड़ो में जो व्यवस्था थी वह धर्मगुरुओं और पुरोहितों के हाथों में केंद्रित थी। किसके हाथों में केंद्रित थी? धर्मगुरुओं और पुरोहितों के हाथों में केंद्रित थी जो जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करती थी। व्हीलर महोदय ने क्या कहा है कि यहां पर मध्य वर्गीय क्या थी? जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी तथा धर्म जो था उसको माना, उसको महत्व दिया गया। धर्म को महत्व दिया गया यानी कि धर्म के महत्व को स्वीकार किया गया। और मोहनजोदड़ो की जो व्यवस्था थी किसके हाथों में थी? पुरोहितों के हाथों में थी और धर्मगुरुओं के हाथों में थी। और जो जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करती थी। तो व्हीलर महोदय ने कहा कि यहां पर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी यानी कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और धर्म के महत्व को स्वीकार किया गया। और मोहनजोदड़ो की जो व्यवस्था थी वह धर्म गुरुओं के हाथों में थी एवं पुरोहितों के हाथों में थी और वो ही जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करती थी। मेके महोदय क्या कह रहे हैं? मेके महोदय कह रहे हैं कि जो मोहनजोदड़ो का शासन था, मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के अधीन था। मोहनजोदड़ो का शासन प्रतिनिधि शासक के अधीन था। इसके अलावा इरफान हबीब ने इसे युद्ध जनित संस्कृति माना।
इरफान हबीब ने हड़प्पा को युद्ध जनित संस्कृति माना। युद्ध जनित संस्कृति कहा, किसको कहा? हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा? युद्ध जनित संस्कृति। रंगनाथ राव रंगनाथ राव ने विश्व के प्रथम साम्राज्य के रूप में संज्ञा दी। रंगनाथ राव ने जो हड़प्पा सभ्यता है उसको विश्व के प्रथम साम्राज्य की संज्ञा दी। विश्व के प्रथम साम्राज्य की संज्ञा किसने दी? रंगनाथ राव ने दी। बीवी लाल महोदय ने क्या कहा है? जिस प्रकार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को 16 महाजनपद थे, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी कई छोटे बड़े राज्य रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता में छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में रहे होंगे। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी छोटे बड़े राज्य रहे होंगे और उनकी अलग अलग राजधानियां थी और प्रत्येक की अलग राजधानी थी। बीवी लाल महोदय ने क्या कहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो जैसे 16 महाजनपद थे, उसी प्रकार क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में रहे होंगे और प्रत्येक की अलग अलग राजधानियां रही होंगी। इसके अलावा आर.एस. शर्मा महोदय क्या कह रहे हैं? आर.एस. शर्मा महोदय क्या कह रहे हैं कि चूंकि सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक ध्यान व्यापार वाणिज्य की तरफ था। सर्वाधिक ध्यान किसकी ओर था? व्यापार वाणिज्य की ओर। व्यापार वाणिज्य की ओर था, तो शासन व्यवस्था किसके हाथ में होगी? वणिक वर्ग के हाथों में रही होगी। तो शासन व्यवस्था किसके हाथों में रही होगी? वणिक वर्ग के हाथों में रही होगी। इसके अलावा हंटर महोदय क्या कह रहे हैं? हंटर महोदय ये कह रहे हैं कि यहां पर राजतंत्रात्मक नहीं था, मतलब यहां पर राजतंत्र नहीं था, तो क्या था? यहां पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, यहां पर क्या व्यवस्था थी? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी? लोकतंत्रात्मक थी, न कि राजतंत्रात्मक। यहाँ की शासन व्यवस्था को लोक तंत्रात्मक किसने माना है? हम हंटर महोदय। इसके अलावा ए.एल. बॉसम महोदय ने ए.एल. बॉसम महोदय ने क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रकृति थी
उसे धर्म तंत्रीय माना है। हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी जो प्रकृति है उसको धर्म तंत्रीय माना है, तथा यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो कहां कैसी थी, पुरोहित वर्ग के हाथों में थी। गौतम महोदय ने यहाँ की जो प्रकृति है उसको धर्म तंत्रीय माना। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रकृति है वह धर्म तंत्रीय थी, तथा यहाँ की जो व्यवस्था थी वह पुरोहित वर्ग के हाथों में थी। दोस्तों, आज हमने नगर नियोजन का जो पार्ट रह गया था उसके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां थी उनके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा राजनीतिक जीवन के बारे में भी अध्ययन किया। दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में क्या है कि लिखित साक्ष्यों के अभाव के कारण इसका निर्धारण करना कठिन है। फिर भी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से जो निर्धारण किया था उसके बारे में हमने चर्चा की। नमस्कार दोस्तों।